आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, ऊष्मा इंजन क्या है? ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग तथा कार्य सिद्धांत समझाइए। इसकी दक्षता का सूत्र निगमित कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम एक ऊष्मा इंजन का निर्माण कर लेते हैं एक चित्र के द्वारा। ठीक है, ये सबसे पहले एक स्रोत हो गया। ये वह स्रोत है जिस स्रोत से जो ऊष्मा इंजन है वो ऊष्मा लेगा, यानी कि ऊष्मा इंजन ऊष्मा इससे ग्रहण करता है और ये काफ़ी उच्च ताप का होता है और एक तरीके से अनंत ऊष्मा धारिता का होता है। अनंत ऊष्मा धारिता का होता है ये, और इसका तापमान होता है T1 केल्विन। और इससे नियत ताप पर एक ऊष्मा Q1 ली जाती है, यानी कि यहाँ से एक ऊष्मा आएगी Q1 करके। Q1 से हमने नियत ताप पर एक ऊष्मा ले ली। अब इसके नीचे लग रहा होगा एक कार्यकारी पदार्थ, यानी कि इधर एक कार्यकारी पदार्थ है, और यह जो कार्यकारी पदार्थ है इस कार्यकारी पदार्थ के द्वारा कार्य किया जाता है। कार्यकारी पदार्थ के द्वारा। अभी कार्यकारी पदार्थ अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकार की वाष्प हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कि वो यहाँ से ऊष्मा लेकर कार्य कर रहा है। तो ये कार्य करेगा तो यहाँ से हमें कार्य प्राप्त होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उसका मान हम आगे लिखते हैं। अब एक तीसरा भाग होता है हमारे पास, जो कि है सिंक। अब सिंक क्या होता है? सिंक एक निम्न ताप का एक वस्तु होती है। ठीक है, यह है सिंक, और ये निम्न ताप की वस्तु है जिसको T2 केल्विन लिख सकते हैं। और यह भी हमारे पास एक अनंत ऊष्मा धारिता की होती है। अनंत ऊष्मा धारिता की होती है, जिससे कि हम इससे नियत ताप पर इसको Q2 ऊष्मा दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से Q1 ऊष्मा ली है, इसको कार्यकारी पदार्थ को दिया है, तो इससे कार्यकारी पदार्थ अपना कुछ कार्य कर लेता है। उसके बाद जो बची हुई ऊष्मा है वो बची हुई ऊष्मा Q2 सिंक को दे देता है। तो ये है हमारा ऊष्मा इंजन, जिसके तीन भाग है हमारे पास। एक स्रोत, एक कार्यकारी पदार्थ, ये पहला भाग है स्रोत, दूसरा भाग है कार्यकारी पदार्थ, तथा तीसरा भाग है हमारा सिंक। अब चूंकि हमें इसका कार्य सिद्धांत समझना है, तो इसका कार्य सिद्धांत काफ़ी आसान है कि स्रोत हमारा T1 केल्विन पर है, और ये अनंत ऊष्मा धारिता का है, जिस वजह से कुछ ऊष्मा है Q1 जो कि कार्यकारी पदार्थ को दे देता है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि कार्यकारी पदार्थ इस स्रोत से ऊष्मा Q1 अवशोषित कर लेता है। ऊष्मा अवशोषित करके ये W कार्य संपन्न करता है। अब ये W कार्य क्या लिखा जाएगा? ये W कार्य हमारे पास लिखा जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी कि इसके पास ऊष्मा आ रही है। कितनी ऊष्मा आ रही है? इसके पास Q1 ऊष्मा आ रही है, जिसमें से इसने W कुछ कार्य कर लिया और शेष Q2 ऊष्मा सिंक को दे दी। तो किया गया कार्य यही निकलेगा कि जो इसको ऊष्मा दी गई है माइनस इसने जो ऊष्मा छोड़ दी है, क्योंकि Q2 ऊष्मा सिंक को ये छोड़ देता है, और फिर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। शेष ऊष्मा सिंक को त्याग कर फिर दोबारा एक Q1 ऊष्मा लेता है। कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है और फिर ये Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। अब चूंकि अनंत ऊष्मा धारिता है, तो कितनी भी ऊष्मा दे भी सकते हैं और कितनी ही ऊष्मा ले भी सकते हैं। तो इसलिए इस स्थिति में तापमान का कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। T1 तापमान इधर नियत है और T2 तापमान इधर नियत है। तो यह इसमें आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार पुनरावृत्ति होती रहेगी और हमें यह कार्य मिलता रहेगा। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसा यंत्र होता है जो कि चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा सतत कार्य में परिवर्तित करता रहता है। तो ये हमारे पास ऊष्मा इंजन की एक परिभाषा भी हो गई। तो हमने ये भी देख लिया कि ऊष्मा इंजन क्या है, कि जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को सतत कार्य में परिवर्तित करता रहता है। यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे पास जो Q1 ऊष्मा इधर से स्रोत से आ रही है और Q2 ऊष्मा सिंक को जा रही है, तो इस स्थिति में इसके तापमान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं और यह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। यानी कि इससे ना तो तापमान की कमी हो रही है, ना तापमान की वृद्धि हो रही है।
अब चूंकि इसके अंदर आंतरिक ऊर्जा का मान क्या है, 0 होगा, क्योंकि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा का मान तो हमारे पास 0 होगा ही होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या लिखेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिखेंगे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जितनी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उतना ही हमें कार्य किया जा रहा है। तो ऊष्मा में इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, Q1 माइनस Q2। तो जैसा कि हमने इधर W लिखा कि जो डेल्टा W यानी कि किया गया कार्य है वो Q1 माइनस Q2 होगा। तो इसको हमने यहाँ से भी, जो ऊष्मा इंजन है यहाँ से भी देखा, और इसको हमने ऊष्मागतिकी के नियम से भी निकाल चुके हैं। अब हमारा कार्य अब है कि दक्षता का सूत्र निकालना है। अब दक्षता क्या होती है, दक्षता होती है एक अनुपात, और वो अनुपात क्या होता है, किया गया कार्य, यानी कि जो कार्यकारी पदार्थ है वो कार्यकारी पदार्थ कितना कार्य कर रहा है Q1 ऊष्मा को लेकर। ऊष्मा इसको कितनी मिल रही है, Q1 ऊष्मा, और यहाँ पर आएगा दी गई ऊष्मा। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया क्या, यानी कि Q1 ऊष्मा को लेकर ये कार्यकारी पदार्थ कितना कार्य कर रहा है, जो कि है Q1 माइनस Q2 बटा Q1। तो अतः ऊष्मा इंजन की दक्षता हमारे पास निकल कर आती है N बटा 1 माइनस Q2 बटा Q1। तो ये हमारे पास ऊष्मा इंजन की दक्षता निकल कर आ चुकी है इस प्रकार से। अब चूंकि यदि हम एक आदर्श ऊष्मा इंजन की बात करें तो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए Q2 का मान 0 होता है, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी ऊष्मा वो कार्यकारी पदार्थ को दे दे वो सभी के सभी वो कार्य में परिवर्तित कर दे। तो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए Q2 का मान 0 होना चाहिए, तो जिससे उसकी दक्षता 1 के बराबर हो जाती है। तो ये हमारा आदर्श ऊष्मा इंजन है। अब चूंकि प्रायोगिक रूप से तो यह संभव नहीं है, यह सिर्फ एक आदर्श है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।